संस्कार का चेहरा 3 सेकंड तक शांत और स्थिर रहा। उसने अपना मुंह खोला और कहा, अगर आप सही भी हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तैयार हूँ, इससे आपका क्या लेना देना? अर्पित को लगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह बहुत गंभीर था और कोई भी स्वाभिमानी आदमी इसे सुनकर आहत होगा, खासकर संस्कार जैसा व्यक्ति। लेकिन उसने इतनी हल्की आवाज में 2 शब्द कहे, मैं तैयार हूँ। हाँ मिस्टर जिंदल, भले ही आप ऊपर से ऐसा कह रहे हो, लेकिन क्या सच में आपके दिल को फर्क नहीं पड़ता? मैं उसकी जिंदगी के पहले 20 सालों तक उसका अकेला दोस्त था और मैं उसका मंगेतर था। संस्कार ने शांत भाव से सिर हिलाया और अर्पित की ओर कदम बढ़ाया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कोई बात नहीं, जब आपको पता है कि आप एक्स हैं तो फिर चिंता क्यों? फलक कभी आपकी थी, लेकिन अब वो मेरी है और भविष्य में भी मेरी ही रहेगी। शुक्रिया अर्पित, जो आपने 20 सालों तक उसकी देखभाल की, उसे फूल की तरह संजोया और फिर उसे मेरे पास भेज दिया, संस्कार की औरत बनने के लिए। अर्पित ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि संस्कार और फलक एक दूसरे के लिए काफी उपयुक्त हैं। दोनों ही शब्दों के खेल में माहिर थे। संस्कार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब दोनों की निगाहें टकराईं तो फलक वहां आ गई। संस्कार ने पीछे हटकर फलक की ओर देखा। वो पहले ही आकर उसके बाजू को पकड़ चुकी थी। संस्कार, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी। मैं अपनी पुरानी किताबें लेने अपने कमरे जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, संस्कार ने सहमति में सिर हिलाया और फलक के साथ वहां से चला गया। अर्पित की आंखों में मायूसी की एक परत छा गई। शुरू से अंत तक फलक ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। फलक की निगाहें जो पहले सिर्फ उसी के लिए होती थी, अब किसी और पर टिकी थीं। उसका फूल की तरह खिलना देखना और फिर उसे मेरे पास भेज देना, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका पूरा शरीर जैसे जलने लगा। क्या फलक और संस्कार के बीच वास्तव में वो सब हो चुका था? वो यकीन नहीं कर पा रहा था, नहीं मान सकता था कि संस्कार को उसकी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। जब वे फलक के कमरे में पहुंचे तो देखा कि वहां का सामान लगभग खाली किया जा चुका था। सिर्फ गुलाबी रंग की वॉलपेपर और क्रीम सफेद ड्रेसिंग टेबल ही बाकी थी। संस्कार ने यूं ही कमरे का जायजा लिया और फिर उसकी नज़र एक कांच की अलमारी पर पड़ी। वह आगे बढ़ा और देखा कि सबसे ऊपर एक म्यूजिक बॉक्स रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से घंटियों जैसी मीठी धुन बजने लगी। मत सुनो, फलक झट से आए और उसने म्यूजिक बॉक्स पर हाथ रख दिया। संस्कार ने उसकी चंचल आंखों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ? ये अर्पित ने दिया था? फलक को समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दे। नहीं, जो लड़की कभी झूठ नहीं बोलती थी, वह झूठ बोलते हुए शर्म से लाल हो गई। हाँ, संस्कार ने उसे मजबूर नहीं किया। वो खिड़की की ओर बढ़ा, अपनी जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर एक लंबा कश खींचा। सिगरेट के धुएं के बीच उसकी नक्काशीदार शक्ल हल्की धुंधली लग रही थी। अभी अभी उसने म्यूजिक बॉक्स पर A&F की नक्काशी देखी थी, जो अर्पित और फलक के नामों के शुरुआती अक्षर थे। अलमारी की 4 परतें थीं और हर परत में अलग अलग गिफ्ट्स रखे थे। उसने नज़र से गिने, 1, 2, 18, कुल 18 गिफ्ट्स। हर साल फलक का जन्मदिन तोहफों से भरा हुआ था। गिफ्ट्स तो बस गिफ्ट्स थे, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? संस्कार, क्या तुम नाराज हो? फलक उसके पास आई और धीमी आवाज में समझाने लगी, अर्पित का सिर आज मेरी वजह से फूट गया था, इसलिए मैं बस उसका सिर पकड़ रही थी। इसका कोई और मतलब नहीं था। अर्पित आज पहले से ही परेशान था, इसलिए मैं उससे हमारी बात नहीं कर पाई। सही वक्त आने पर मैं सब बता दूंगी। संस्कार की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने फिर एक गहरा कश खींचा और खिड़की के बाहर धुआं छोड़ दिया। फलक बहुत बेचैन हो गई। संस्कार, उसने मीठे स्वर में कहा और हिम्मत करके उसके करीब खड़ी हो गई। उसके मजबूत शरीर को हल्के हाथों से पकड़ते हुए उसने धीरे से कहा, प्लीज गुस्सा मत हो, मेरा अर्पित से कोई रिश्ता नहीं है। संस्कार ने एक और कश लिया और हल्की आवाज में बस ठीक है कह दिया। लेकिन वो अब भी उससे आंखें नहीं मिला रहा था। फलक को लगा जैसे वो उसके प्यार से गिर गई हो। उसने देखा, जब भी वो धूम्रपान करता उसकी आंखें हल्की सी मिच जाती, उसकी लंबी उंगलियां राख झाड़ती और उसके पतले होठों से धुआं बाहर निकलता। जब वो उसके सामने होती तो वह हमेशा खिड़की की ओर मुंह करके धुआं छोड़ता ताकि उसे कोई तकलीफ न हो। उसके इस छोटे से इशारे ने भी फलक के दिल को गहराई से छू लिया। फलक का मुंह बहुत सूखा था। उसने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और अपने सूखे लाल होठों को तर किया। उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और पंजों के बल खड़ी होकर बोली, संस्कार,
सॉरी, मुझसे नाराज मत हो, क्या मैं तुम्हें किस कर लूं? अर्पित का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। उसने देखा था कि संस्कार और फलक कमरे में गए थे और अब तक बाहर नहीं आए थे। वो किसी बेवकूफ की तरह, जैसे कोई पागल झांकने वाला आदमी हो, दरवाजे के बाहर इधर उधर चक्कर काट रहा था। वो जानना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है। ये जिज्ञासा उसे पागल किए जा रही थी। वो अचानक रुक गया, एक हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर झांकने लगा। उसके शरीर में जैसे कोई हरकत ही नहीं बची थी। वो पूरी तरह पत्थर की मूर्ति जैसा हो गया। अर्पित ने झटके से दरवाजे का हैंडल छोड़ दिया और मुड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में नुकीली छुरी घोंप दी हो। खून तो नहीं बहा, लेकिन दर्द ने उसके दिल और फेफड़ों को चीरकर रख दिया था। संस्कार सही था। उसने उस लड़की की 20 साल तक हिफाजत की थी और अब वो किसी और की बाहों में थी। ये सब कितना हास्यास्पद था, कितना मजाकिया। कुछ कदम चलने के बाद वो अलका से टकरा गया। जब अलका ने अर्पित के चेहरे पर यह सदमे वाला भाव देखा तो वह घबराकर उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, अर्पित, तुम्हें क्या हो गया है? अर्पित ने 2 बार फीकी हंसी हंसी। उसकी हंसी बिल्कुल खोखली लग रही थी। उसने एक हाथ अलका के कंधे पर रखा और कुछ बुझा बुझा सा बोला, अलका, तुम्हारे पास कोई शराब है? चलो मेरे साथ 2-4 पैगे लगाओ। ठीक है, अलका ने खुशी से हामी भर दी। 10 मिनट बाद कमरे के अंदर अगर कोई और अंदर आया होता तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती। मुझे घर जाना है, फलक ने नाक सुड़कते हुए कहा और होंठ फुला लिए। संस्कार ने सुना कि उसने बात की तो उसकी चिंता थोड़ी कम हुई। ठीक है, चलो घर चलते हैं, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, तुम अपने कपड़े बदल लो, उसने कहा। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक, अरे! फलक गुस्से से भर उठी। उसने जल्दी से उसका बाजू पकड़ लिया। मैं ये कपड़े कैसे पहनूं? वो, तुमने इन्हें गीला कर दिया है। मेरी पैंट सफ़ेद है और पूरी पारदर्शी हो जाएगी। संस्कार ने उसकी तरफ देखा। वो बहुत हड़बड़ी में थी। उसने उसका बाजू पकड़ा और उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। संस्कार की आंखें गहरी हो गईं। फलक को उसकी आंखों में बदलाव महसूस हुआ तो उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और मन ही मन बुदबुदाई, अजीब आदमी। क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई कपड़े हैं? अगर नहीं तो मैं जाकर खरीद लाता हूँ। तुम बस कमरे में इंतजार करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, संस्कार ने अपनी भारी आवाज में कहा। फलक ने सिर हिलाया और फिर जोड़ा, जल्दी आना। संस्कार बाहर चला गया और फलक ने जल्दी से कपड़े बदले। उसने अपनी सफ़ेद जैकेट को कमर के चारों ओर बांध लिया ताकि वो सहज महसूस कर सके। अब वो कम से कम ठीक ठाक लग रही थी। वो धीरे से बिस्तर के किनारे बैठी और नीचे उतरी। जैसे ही उसके दोनों पैर जमीन पर पड़े, एक तेज दर्द उठा। उफ! उसने धीमी आवाज में कराहते हुए कहा। दादी के कमरे में लगी चोट के अलावा संस्कार की मजबूत पकड़ ने उसकी कमर पर और घाव दे दिए थे। उसने मन ही मन संस्कार को फिर से कोसा और फिर अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम चली गई। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। टॉक टॉक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी जल्दी? संस्कार वापस आ गया। फलक जल्दी से नहाने के कमरे से निकली और खुशी खुशी दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजे के बाहर अर्पित खड़ा था। फलक ने बिना कुछ कहे फौरन दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन अर्पित ने आगे बढ़कर दरवाजे को रोक लिया। एक आदमी और एक औरत की ताकत बराबर नहीं होती और अर्पित जबरदस्ती अंदर आ गया। अर्पित, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमारे बीच अब कुछ भी बाकी नहीं है, निकलो यहाँ से, फलक ने ठंडे लहजे में कहा। अर्पित ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। जब फलक ने दरवाजा खोला था तब उसकी आंखों में नरमी और उम्मीद थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाहर अर्पित खड़ा है तो उसके चेहरे पर दूरी और सतर्कता झलकने लगी। ये औरत इतनी बेवफा कैसे हो सकती है? उसने मन में सोचा। सिर्फ 2 महीनों में ही संस्कार के लिए इतनी दीवानी हो गई। अर्पित ने कमरे का मुआयना किया। उसने थोड़ी शराब पी रखी थी और उसकी नशे में चूर आंखें फलक के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो हंसा और धीमे से बोला, तुम अभी अभी संस्कार के साथ थी, है ना? उसकी बेहुदा बातों ने फलक को गुस्से से भर दिया, लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, जो दिख रहा है वही सच है, शक मत करो। अर्पित का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। फलक, तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? संस्कार की दौलत देखी और भागकर उसके पास चली गई। फलक को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो हंस दी। उसने कहा, सीओ अर्पित, क्या तुम थक गए नहीं? मैं और तुम अब किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं। तुम्हें किस हक से इस बात की फिक्र हो रही है कि मैं किसके साथ हूँ?
और अगर तुम्हें लगता है कि दादी के कमरे में तुमने मेरी मदद करके कोई एहसान किया है तो ठीक है, थैंक यू, अब जा सकते हो। फिर उसे हल्की शराब की गंध आई। उसने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम शराब पीकर आए हो, निकलो यहाँ से, मैं नशे में धुत आदमी से बात नहीं करूंगी। अर्पित का सीना तेजी से ऊपर नीचे हुआ। उसने फलक को बचाया था और उसने उसके लिए आंसू बहाए थे। और अब वो एक कांटों से भरी दीवार की तरह उसके सामने खड़ी थी। लेकिन संस्कार की बाहों में उसने खुद को सहज महसूस किया। क्यों? अर्पित ने अचानक फलक का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, फलक, मुझसे इस तरह मत बात करो। तुमने मेरे लिए आंसू बहाए थे, इसका मतलब तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। फलक ने पूरी ताकत से अर्पित को पीछे धकेला, लेकिन वह हिला भी नहीं। उसने हार मानकर हाथ नीचे गिरा दिए और तिरस्कार से मुस्कुराते हुए बोली, अर्पित, मैंने अपनी कमर टकरा ली थी और दर्द की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर तुमने कुछ गलत समझा तो माफ करना, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अर्पित झुंझलाते हुए बोला, झूठ बोल रही हो फलक, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, चलो हम फिर से एक साथ। फलक ने उसकी बात बीच में काट दी। अर्पित, तुम्हें पता भी है, जब तुम इस तरह का व्यवहार करते हो तो मुझे तुमसे कितनी नफरत होती है। अलका ने तुम्हें बचाया था, तुम उसकी नरमी और प्यार में डूबे रहे और उसे मेरे कमरे के ठीक बगल में रखकर उसकी बाहों में समाने लगे। लेकिन साथ ही तुम मुझे भी नहीं छोड़ रहे, हर वक्त मुझ पर नजर रखते रहे, ये देखते रहे कि मैं किससे मिल रही हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी सोच बीमार है। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हें असल में किससे प्यार है। तुम्हें अपनी जिंदगी का मतलब तक नहीं पता। मैं तुम्हें 20 साल से जानती हूँ। जब तुमने मुझे दादी के कमरे में बचाया था तब मैंने तुम पर भरोसा किया था। हमारे बीच सब कुछ खत्म होने की सिर्फ एक ही वजह है, तुमने ही मुझे हमारे रिश्ते में सबसे ज्यादा निराश किया। अब मैं संस्कार से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती। इसलिए प्लीज अपनी ये दोहरी बातें बंद करो। मैं फलक हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम जब चाहो अपना बना सको। अर्पित ने दर्द से सिर हिलाया और गुस्से में चिल्लाया, नहीं, तुम हमेशा मुझ पर कर्जदार रहोगी। अगर उस दिन जब हम 18 साल के थे तुम पार्क में मिलने आती तो मुझे अलका का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम्हें पता है इन सालों में मैंने कितना दर्द सहा है? फलक ठंडी हंसी हंस पड़ी। दर्द? सच में? मुझे तो बस तुम्हारी खुशी दिखी, तुम्हारा दर्द कभी महसूस ही नहीं हुआ। फलक ने अर्पित को धक्का दिया और दरवाजे की ओर बढ़ी। तुम नहीं जाओगे, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, अर्पित ने उसे पीछे से जकड़ लिया और उसके बालों को चूम लिया। फलक, मत जाओ, मत कहो कि तुम संस्कार से प्यार करती हो। फलक का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसने अपना हाथ कसकर मोड़ा और ठंडे स्वर में कहा, अर्पित, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं। अर्पित ने जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश की। फलक ने आंखें बंद कर लीं। अब वह किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने पूरी ताकत से उसके सिर पर लगे जख्म पर वार करने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दरवाजा अचानक खुल गया। संस्कार दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट था और उसकी गहरी आंखें किसी तूफान जैसी लग रही थीं। पूरी रात की ठंडक और सख्त हवाओं ने उसे और भी प्रभावशाली बना दिया था। फलक ठिठक गई। कितनी अजीब बात थी कि उसे ठीक इसी वक्त यहाँ होना था। अर्पित, उसे छोड़ दो। संस्कार की आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा अधिकार था कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। जैसे ही अर्पित ने देखा कि संस्कार वहां आ चुका है, उसने फलक को और भी कसकर पकड़ लिया। वह व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए बोला, संस्कार, तुम्हारे और फलक के 2 महीने हमारे सालों के रिश्ते के सामने कुछ भी नहीं है। फलक मुझसे प्यार अर्पित करती है, कह भी नहीं पाया था कि संस्कार ने तेजी से कदम बढ़ाया और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। अर्पित को मजबूरन फलक को छोड़ना पड़ा। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया और कमरे के कोने में गिर पड़ा। फलक ने देखा कि अर्पित की नाक से खून बह रहा था, फिर भी वह उठने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार जमीन पर ही गिर पड़ा। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। फलक ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और संस्कार की ओर देखा। वह आदमी अभी भी एक हाथ में पेपर बैग पकड़े हुए था और दूसरा हाथ जेब में डाले खड़ा था। उसकी शालीनता और ठहराव देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसने अभी अभी किसी को जोरदार मुक्का मारा है। वो बहुत तेज था। एक ही वार में अर्पित को गिरा दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि अर्पित के पास बचाव करने या जवाब देने का कोई मौका ही नहीं था।
बस एक ही वार में जीत गया। फलक ने पहली बार संस्कार को किसी पर हाथ उठाते देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना शांत और सभ्य दिखने वाला आदमी इतना सख्त भी हो सकता है, फिर भी उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास था। फलक अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आई थी कि संस्कार ने पेपर बैग उसके हाथ में पकड़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, बाथरूम में जाकर कपड़े बदलो, हमें घर जाना है। संस्कार के चेहरे के भाव देखकर फलक समझ गई कि वह बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं है। उसने जल्दी से बैग उठाया और बाथरूम में चली गई। जगदीश से विदा लेने के बाद दोनों कार में बैठ गए। संस्कार ने स्टीयरिंग व्हील पकड़कर कार को हाईवे की ओर मोड़ दिया। तुमने अर्पित के लिए कमरे का दरवाजा क्यों खोला? संस्कार ने चुप्पी तोड़ी। मुझे लगा था कि तुम हो, इसलिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही देखा कि वह अर्पित है, मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। मैं उतनी ताकतवर नहीं हूं कि उसे रोक सकूं, फलक ने सफाई दी। संस्कार हल्की हंसी हंसा। ओह, तो उसने तुम्हें गले लगाया क्योंकि तुम में ताकत नहीं थी। फलक ने उसकी आवाज में छिपी व्यंग्य भरी मुस्कान को महसूस किया और गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी कठोर आंखें ठंडी लग रही थीं और उसकी नुकीली ठुड्डी किसी धारदार चाकू जैसी दिख रही थी। फलक का गुस्सा अब उफान पर था। संस्कार, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में ये सोचते हो कि मैंने जानबूझकर उसे ऐसा करने दिया? तुम मुझे क्या समझते हो? अगर मेरे पास दूसरे कपड़े होते तो मैं तुरंत कमरे से बाहर चली जाती। संस्कार ने उसकी ओर देखा और होठों पर हल्की मगर चुभती हुई मुस्कान लाई। तो तुम मुझे ही दोष दे रही हो? फलक को कुछ नहीं सूझा। वह भीतर ही भीतर उबल रही थी। उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी संस्कार उस पर शक कर रहा था। उसे पता भी है कि उसके शब्द कितने चुभने वाले हैं। इतना कठोर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेंटली गाड़ी विला के बाहर आकर रुकी। दोनों चुपचाप बैठे रहे, लेकिन कोई भी कार से बाहर नहीं निकला। 1 मिनट बाद संस्कार ने सीट बेल्ट खोली और बाहर निकला। वह कार के दूसरी तरफ गया और दरवाजा खोला। फलक अब भी गुस्से में थी। उसने मुंह फुला लिया और नजरें फेर लीं। बस करो, गाड़ी से उतरो, संस्कार ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, अब और नहीं चल सकती, फलक ने खासतौर पर टांग शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसे गुस्सा था और वह संस्कार को शर्मिंदा करना चाहती थी। संस्कार ने झुककर उसकी सीट बेल्ट खोली और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे, फलक ने गुस्से में मुट्ठी भींची और विरोध किया। उसकी भीगी आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं, लेकिन संस्कार ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसका कठोर चेहरा अब थोड़ा नर्म लग रहा था और उसके कसकर बंद होठों से लग रहा था कि वह खुद को ही दोष दे रहा है। फलक का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। ठंडी रात में भी संस्कार की बाहों की गर्माहट उसे सुकून दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटे और खुद को उसकी बाहों में छिपा लिया। कैसे कर लेते हो तुम ये सब? जबरदस्ती करते हो, फिर भी मैं मान जाती हूँ। कम से कम मुझे मनाने की कोशिश तो करो। तुम्हारी वो शालीनता कहाँ चली जाती है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संस्कार ने फलक को बेडरूम में लाकर बिस्तर पर बिठाया। फिर वो बाथरूम गया और वापस आया। फलक की नजरें नीचे झुकी हुई थी। तभी उसकी नज़र उसके सामने खड़े चमकते काले चमड़े के जूतों पर पड़ी। फिर उसने महसूस किया कि संस्कार उसके कंधे से जैकेट उतारने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? फलक घबराकर बोली और जल्दी से कंबल में घुस गई। तुम्हारी टांग में दर्द हो रहा था, है ना? मैंने बाथटब भर दिया है। मैं बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। नहीं, मैं खुद नहाऊंगी। फलक बिस्तर से नीचे उतरी और बाथरूम की तरफ भागी। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। संस्कार ने दरवाजे को मजबूती से बंद होते देखा और उसकी आंखों में हल्की बेबसी और कोमलता थी। वह झुककर दरवाजे के पास उसकी गुलाबी फर वाली चप्पलें रखता हुआ बोला, हालांकि फर्श पर कारपेट है, फिर भी नंगे पैर मत चलना। मैं तुम्हारी चप्पलें बाहर रख रहा हूँ, नहाने के बाद पहन लेना। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो अब बाथटब में होगी। संस्कार दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। उसके मन में अभी भी कुछ देर पहले की बातें घूम रही थीं। फलक कंबल में सिमट गई थी, हल्की सी गर्माहट और भीनी सी खुशबू के साथ। उसकी मासूमियत और नाजुकता ने संस्कार को भावुक कर दिया था। उसकी कोमलता देखकर वह एक पल के लिए खुद पर काबू नहीं रख पाया। उन्होंने पहले ही तय किया था कि कुछ भी हद से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह अपनी सीमा से थोड़ा आगे बढ़ गया। हालांकि उसने खुद को समय रहते रोक लिया, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि फलक इससे असहज महसूस कर रही थी।
वह परेशान हो गई थी और यही बात उसे अंदर तक तकलीफ दे रही थी।